ये वीडियो कंटिन्यूशन में है लास्ट वीडियो के, जिसमें हमने किया था इनकम टैक्स रिटर्न एंड असेसमेंट प्रोसीजर्स के क्वेश्चन आंसर। तो इसको हम कहेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 4 क्वेश्चन किए थे और पार्ट 2 में हम उसके आगे करेंगे। ये क्वेश्चंस सीए फाइनल के स्टडी मैट से है, जो सीए इंस्टीट्यूट से मिला हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार आप खुद से आगे के क्वेश्चंस देख सकते हैं इस वीडियो को देखने से पहले। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो यूजफुल है सीए फाइनल के लिए, सीएमए इंटरमीडिएट और सीएमए फाइनल के लिए, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हमने कर लिया था लास्ट क्लास तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बार क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िए आप। What will be the consequences when Mr. Raghav made payment of rupees 75,000 in cash to a traveler agent for his travel to Saudi Arabia? ये फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं और फॉरेन ट्रेवल के लिए इन्होंने फॉरेन ट्रेवल के लिए एजेंट को 75,000 कैश में दिया है। टू बी अंडरटेकिंग फॉर बिजनेस पर्पस बाई कोटिंग इंटेंशनली द रॉन्ग पेन। तो ये क्वेश्चन परमानेंट अकाउंट नंबर के कोटिंग का है। परमानेंट अकाउंट नंबर कहां कहां कोट करना जरूरी है और अगर आपने गलत कोट किया है तो क्या कंसिक्वेंस है। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ सच कैश पेमेंट was made for his travel to नेपाल instead of? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। नेपाल हो, सऊदी अरबिया हो, दोनों ही फॉरेन ट्रेवल में आएगा। और फॉरेन ट्रेवल में अगर आपने कैश में 50,000 से ज्यादा पेमेंट किया है, कैश में 50,000 से ज्यादा पेमेंट किया है, तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर कोट करना पड़ता है। अगर हम इसके प्रोविजन में आए रिवीजन के व्यू पॉइंट से, तो ये सेक्शन 139A में आ रहा है। 139A परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए है। किन किन को परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए होता है वो ऑब्लिगेशन में आ गया। और यहां पर आ जाइए सेक्शन 139A सब सेक्शन 5, जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहां पर परमानेंट अकाउंट नंबर के कोटेशन की बात की गई है कि मैंडेटरी कहां कहां परमानेंट अकाउंट नंबर की कोटेशन चाहिए। एक रिटर्न में चाहिए, या आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं उसमें चाहिए, चालान में चाहिए और प्रेस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन में चाहिए। ये प्रेस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शंस यहां पर मेंशन नहीं किया मैंने। प्रेस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शंस के लिए आप आ जाइए रूल नंबर 114B। रूल नंबर 114B, यहां पर ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं प्रेस्क्राइब्ड, जहां आपको परमानेंट अकाउंट नंबर कोट करना अनिवार्य है। इसमें अगर हम देखें हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड, तो ये वाला पॉइंट मैच करता है। ये कहता है कि अगर आपने फॉरेन ट्रेवल से रिलेटेड कोई पेमेंट किया है, यानी फॉरेन करेंसी परचेस करने के पर्पज से ट्रेवल पेमेंट किया है और पेमेंट कैश में है 50,000 से ज्यादा, तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर कोट करना पड़ेगा। तो हमारे क्वेश्चन में एक तो 139A सबसेक्शन 5 का रेफरेंस जाएगा, जहां पर परमानेंट अकाउंट नंबर कोट करना अनिवार्य है। इसके साथ रूल नंबर 114B का रेफरेंस जाएगा। यहां पर हम बताएंगे पहले पार्ट में आंसर के कि परमानेंट अकाउंट नंबर कोट करना अनिवार्य होता है कहां कहां पर। उसमें प्रेस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं जो रूल नंबर 114B में है। 114B में जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें से एक ट्रांजैक्शन के बारे में आपको बताना है कि आप फॉरेन ट्रेवल से रिलेटेड अगर पेमेंट करते हैं कैश में 50,000 से अधिक, तो आपको पैन कोड करना पड़ेगा। इसके बाद
आपको कंसिक्वेंस बताना है जो कि मेन आंसर है। तो सेकंड पार्ट में आप कंसिक्वेंस बताएंगे कि अगर आपने परमानेंट अकाउंट नंबर गलत कोट किया है, वो भी इंटेंशनली, क्वेश्चन में ही मेंशन है, गलत कोट किया है, तो सेक्शन 272 बी की पेनल्टी आप पर इंपोज हो सकती है। सेक्शन 272 बी की पेनल्टी इंपोज हो सकती है, ये रहा सेक्शन 272 बी सब सेक्शन 2, जहां पर अगर आपने पेन गलत कोट किया है या नहीं कोट किया है जहां कोट करना था, तो 10,000 रुपए की पेनल्टी इंपोज हो सकती है। ये बात और है कि आगे ये लिखा है प्रोविजन में कि अगर आपने ये बता दिया, ये साबित कर दिया कि आपने इंटेंशनली नहीं किया है, तो ये पेनल्टी वेव भी हो सकता है, मतलब ये पेनल्टी हटाया भी जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन ही जब कह रहा है कि इंटेंशनली किया है, तो पेनल्टी तो बनता है। आपको पेनल्टी के बारे में लिखना पड़ेगा, सबसेक्शन 2 लगा सकते हो, अगर याद नहीं रहा तो 272 बी लिखकर भी आप छोड़ सकते हो। तो आंसर आप एक बार देख लीजिएगा, 10,000 रुपए की पेनल्टी है। और लास्ट पार्ट में आपको यह भी बताना है कि अगर वो नेपाल जा रहा है सऊदी अरेबिया के जगह पर, तो क्या कंसिक्वेंस होंगे। तो आपको बस ये लिखना है कि आंसर हमारा सेम रहेगा, आंसर विल रिमेन सेम, क्योंकि दोनों में फर्क नहीं, हमारे लिए फॉरेन ट्रेवल में ही काउंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और फिर हम डिस्कस करते हैं। देखने का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि मैं सिर्फ आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप उसे पॉज कर लीजिए, उसे एक बार पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आप सोचें कि क्या आंसर होना चाहिए, और फिर हम डिस्कस करें पॉज करने के बाद। ठीक है, पढ़ लिया होगा, मतलब पॉज करके पढ़ना है आपको एक बार। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ये क्वेश्चन वैसे तो आप इसे दूसरे चैप्टर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, असेसमेंट प्रोसीजर के बजाय अपील रिवीजन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये सेक्शन 144C से कनेक्ट है और 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, तो असेसमेंट प्रोसीजर का ही रेंज कहीं ना कहीं आ रहा है। वैसे मैंने असेसमेंट प्रोसीजर के बाद अपील रिवीजन हमने शुरू किया था, तो उसके साथ इसको कनेक्ट किया था। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सपेडिशियस मतलब रैपिड, स्पीडली, जो तेजी से वो रिजोल्यूशन पैनल इन्होंने बना रखा है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, उसकी बात कर रहे हैं। रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग एंड फॉरेन कंपनीज। ट्रांसफर प्राइसिंग में और फॉरेन कंपनी के साथ जो भी असेसमेंट होता है, उस असेसमेंट में एओ को ये कहा गया है कि आप फाइनल असेसमेंट ऑर्डर से पहले एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएंगे, है ना। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल आपने पढ़ा है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, रिवीजन जरूर कराऊंगा मैं, डीआरपी अभी पूरा रिवाइज करा दूंगा। फिर से पढ़ते हैं, फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सपेडिशियस रेजोल्यूशन of disputes relating to international transaction involving transfer pricing and foreign companies, the Income Tax Act has provided for alternate dispute resolution mechanism, जिसको हम कहते हैं DRP. In this context, you are required to answer the following. First, what meanings have been assigned to dispute resolution panel and eligible SSE under this mechanism? दो चीजें पूछ रहे हैं, DRP का मतलब जिसमें हम बताएंगे कि 3 कमिश्नर की टीम होती है, और एलिजिबल एसएससी कौन अप्लाई करेगा, वहां पर एलिजिबल एसएससी कौन है वो हमें बताना है। दूसरा, व्हेन कैन अ ग्रीवेंस फॉर रेजोल्यूशन बी फाइल्ड बाय एसएससी, एसएससी कब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में, और उसका प्रोसीजर भी थोड़ा बताना पड़ेगा, फाइल करेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट एविडेंसेस आर बीइंग कंसीडर्ड बाय पैनल टू रिडस द ग्रीवेंस ऑफ द एसएससी। तो एसएससी जो ऑब्जेक्ट फाइल करेगा, ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, उसको देखते समय, उसको कंसीडर करते समय, उसको सॉल्व करते समय डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल कौन कौन से एविडेंसेस देखेगा, कौन कौन से फैक्ट्स मटेरियल देखेगा,
ये 3 चीजें हमें बतानी है। तो बेसिकली डीआरपी पूरा ही पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। आंसर जो आप पढ़ेंगे बाद में, उसमें मैं थोड़ा सा चेंज कराना चाहूंगा आंसर में। क्यों? आप आज जानते हैं फेसलेस असेसमेंट स्कीम आ गई है, तो हमें डीआरपी को फेसलेस असेसमेंट के साथ कनेक्ट करके आंसर देना चाहिए। नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर आज हमारे एओ के जगह पर क्या बन गया है? नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। एओ के जगह पर वो आ गए और वहीं से असेसमेंट ऑर्डर पास होता है। तो हमें आंसर में, यहां पर आंसर में ऐसा कुछ नहीं है, हमें आंसर में वो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूं जो हमने क्लास में स्टडी करा है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, क्लास में ये स्टडी किया हुआ है हमने, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। आप जानते हैं कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम में असेसमेंट यूनिट होता है, रिव्यू यूनिट होता है। जो रिव्यू असेसमेंट यूनिट बोलते हैं वो होता है, रिव्यू के बाद ही फाइनल ऑर्डर पास होता है। तो कई बार असेसमेंट रिव्यू में चला जाता है, असेसमेंट रिव्यू में चला जाता है। ये सब चीजें हमने कहाँ डिस्कस करी है? ये सब चीजें हमने डिस्कस करी है असेसमेंट में, असेसमेंट प्रोसीजर में। ये जो लंबा चौड़ा डिस्कशन था हमारा, आपको ध्यान होगा, ये रहा 144B। तो इसमें लंबा चौड़ा डिस्कशन है जिसमें सारी चीजें दी हुई हैं, किस तरीके से असेसमेंट आज फेसलेस असेसमेंट बनता है। तो आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। यहां पर हम रेफरेंस ले रहे हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के लिए। सुनिएगा, मैं थोड़ा रिवाइज भी करा रहा हूं। असेसमेंट यूनिट या जरूरत पड़ने पर रिव्यू यूनिट, रिव्यू असेसमेंट यूनिट। अगर हम रिव्यू असेसमेंट यूनिट में जाते हैं तो वो फाइनल बनाता है, और असेसमेंट यूनिट से अगर हम निकालते हैं तो वो असेसमेंट ऑर्डर कहलाता है। दोनों ही केस में ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया जाएगा एलिजिबल एसएससी के लिए। अगर आप एलिजिबल एसएससी हो तो आपको ड्राफ्ट ऑर्डर बनाकर देगा एओ, और एओ के जगह पर यहां पर क्या आ जाएगा? नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। तो असेसमेंट यूनिट का काम है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करना, और रिव्यू यूनिट का काम है फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करना। ये दोनों कहां जाएगा? ये एओ के पास जाएगा। एओ आज कौन है हमारे पास? नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, इनके पास जाता है। अब अगर हम नॉर्मल एसएससी की बात करें, यहां पर मैंने कनेक्ट किया हुआ है ताकि डीआरपी कैसे अराइज होगा, डीआरपी कैसे आएगा, उसकी जरूरत कहां होगी, वो भी आपको समझाऊंगा। अगर मान लीजिए डीआरपी का केस हम नहीं लेते, डीआरपी हम पढ़ ही नहीं रहे, तब ऐसे केस में ये चीज हट जाना है, ये हट जाएगा, और सीधा क्या बनेगा? असेसमेंट यूनिट या रिव्यू असेसमेंट यूनिट अपना ऑर्डर जो भी पास करेगा उसको ड्राफ्ट के रूप में नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के पास भेजेगा। नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर फाइनलाइज करेगा असेसमेंट ऑर्डर और पास करेगा असेसमेंट ऑर्डर। तो फाइनलाइज करेगा और असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। लेकिन अगर हम यहां पर एलिजिबल एसएससी, जो डीआरपी के लिए एलिजिबल है, कौन है एलिजिबल हम देखेंगे। एलिजिबल एसएससी की हम बात करें तो ऐसे केस में जो ऑर्डर इनके पास आएगा असेसमेंट का ड्राफ्ट ऑर्डर, वहां से वो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं करेंगे, बल्कि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करेंगे। या अगर रिव्यू यूनिट से आया है तो उसको हम कहेंगे फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। अगर असेसमेंट यूनिट से आया है तो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बोलेंगे, और अगर रिव्यू यूनिट से आया है तो फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बोलेंगे। लेकिन दोनों ही केस में ड्राफ्ट होगा, फाइनलाइज नहीं होगा। तो ये जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है, ये दिया जाएगा एलिजिबल एसएससी को, जो सेक्शन 144C में फॉल करते हैं। अब कौन है एलिजिबल एसएससी, हम उस पर आते हैं। देखिए, एनी पर्सन, सबसे पहले हम ले रहे हैं रेजिडेंट को। एनी पर्सन जो रेजिडेंट है, जिसके केस में वेरिएशन हुआ है, जिसके केस में वेरिएशन किया गया है, यानी कि उन्हें वेरिएशन किया है ड्यू टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर रिपोर्ट। टीपीओ के रिपोर्ट के कारण अगर वेरिएशन किया गया है किसी भी व्यक्ति के केस में, हम रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट की नहीं, रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, तो वो भी एलिजिबल एसएससी बन जाएगा, वो भी एलिजिबल एसएससी बन जाएगा। सेकंड नंबर पे है नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी, जहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर अप्लाई होता हो
या ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर अप्लाई ना होता हो। वैसे इस क्वेश्चन में तो ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को कनेक्ट किया है, लेकिन जब हम एलिजिबल एसएससी आंसर करेंगे तो थोड़ा सा आंसर हम यहां पर आंसर थोड़ा सा यहां से अलग डालना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग डालेंगे, ठीक है। क्योंकि जब इन्होंने कहा है एलिजिबल एसएससी बताइए तो हम एलिजिबल एसएससी बताएंगे। वैसे हालांकि शुरुआत में इन्होंने बोला है, क्या बोला है शुरुआत में कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग एंड फॉरेन कंपनी। तो देखिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो रेजिडेंट के केस में भी हो सकता है, अगर हमारे पास कोई रेजिडेंट है और बाहर नॉन रेजिडेंट है, उनके बीच ट्रांजैक्शन है तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहलाता है और ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर अप्लीकेबल होता है। तो जब मैं एलिजिबल एसएससी लिखूंगा तो मैं यहां थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, एलिजिबल एसएससी को तोड़ना चाहूंगा, टुकड़ों में लिखना चाहूंगा। कैसे? इस प्रकार से। तो आप एलिजिबल एसएससी को टुकड़ों में लिखें। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप वीडियो पॉज करके ये नोटिंग कर सकते हो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, देखिए आपने कहीं भी पढ़ा है तो ये चीज तो आपने भी नोट करी होगी, या तो वहीं से आप टिक कर लो, और अगर आपको ये ज्यादा ठीक लग रहा है तो यहाँ वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। एलिजिबल एसएससी हम 3 हिस्सों में बांट रखे हैं हमने। एनी पर्सन जो रेजिडेंट है, जिसके केस में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के रिपोर्ट के वजह से वेरिएशन आया है, एक। दूसरा नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, तो यहां पर बनेगा ही एलिजिबल एसएससी, चाहे ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लीकेबल हो उन पर या ना हो। ओके, ये बन गया हमारा एलिजिबल एसएससी। यहां पर एक चीज और आप आंसर में एडिट करेंगे जो कि नहीं है, वो आंसर में एडिट करना चाहिए। यहां पर आंसर में आप एक चीज और एडिट करेंगे और अच्छा आंसर, बढ़िया आंसर बनेगा। और मे भी इसको हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में कोई दूसरे क्वेश्चन के साथ ये कनेक्ट हो सके, तो इसको जरूर सुनिए। अगर गार प्रोविजन अप्लाई होता है एलिजिबल एसएससी पर, अगर गार प्रोविजन एलिजिबल एसएससी पर अप्लाई हो गया तो कोई भी ड्राफ्ट ऑर्डर एलिजिबल एसएससी को नहीं जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 144C शैल नॉट अप्लाई। 144C यानी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल का रूट आपके लिए बंद हो गया अगर गार प्रोविजन अप्लाई हो रहा है आपके ऊपर तो, ठीक है। ये अमेंडमेंट था, वैसे अमेंडमेंट को भी 2 साल हो गए, अमेंडमेंट था, लेकिन फिर भी आपको ये इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना चाहिए। 144C सबसेक्शन 14A डन। अब इसके हम आगे चलते हैं प्रोसीजर पर। प्रोसीजर देखिए आप अपने हिसाब से आपने पढ़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये तो अलग अलग तरीके के नोट्स बनते हैं, ठीक है, मैं तो बस रिवाइज करा रहा हूं। इसको मैंने 3-4 टुकड़ों में बांटा हुआ है ताकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, थोड़ी क्लैरिटी आ सके। सबसे पहले एओ के जगह पर आज हम किसको रख रहे हैं? नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। तो यही एओ है हमारा। जब वो असेसमेंट कंप्लीट करता है एलिजिबल एसएससी के केस में, एलिजिबल एसएससी के केस में, एलिजिबल एसएससी कौन? फॉरेन कंपनी या टीपीओ को केस रेफर हुआ है या नॉन रेजिडेंट, ये एलिजिबल एसएससी बन गया। तो फिर से लेते हैं, अगर एओ ने एलिजिबल एसएससी का असेसमेंट ऑर्डर कंप्लीट किया, यानी असेसमेंट ऑर्डर नहीं, सॉरी, असेसमेंट कंप्लीट किया, तो वो फॉरवर्ड करेगा ड्राफ्ट ऑर्डर एलिजिबल एसएससी को। वो ड्राफ्ट ऑर्डर एलिजिबल एसएससी को फॉरवर्ड करेगा। कब कब करेगा? जरूरी नहीं है ऑलवेज। मान लीजिए अगर असेसमेंट हुआ और कोई भी वेरिएशन आया ही नहीं, ऐसा कोई वेरिएशन नहीं आया जो एसएससी के लिए प्रिजुडिश है, यानी एसएससी के विरोध में है, एसएससी के खिलाफ है, तो हम क्यों ड्राफ्ट ऑर्डर की तैयारी करें? इसका मतलब यह हुआ कि हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एओ अपने असेसमेंट कंप्लीशन के बाद, एलिजिबल एसएससी के असेसमेंट को कंप्लीट करने के बाद ड्राफ्ट ऑर्डर बनाकर एलिजिबल एसएससी को ऑलवेज नहीं देगा। कब देगा? इफ वेरिएशन इज मेड इन असेसमेंट, अगर वेरिएशन हुआ असेसमेंट में और वेरिएशन प्रिजुडिस टू द एसएससी है, यानी एसएससी के खिलाफ है, और ये वेरिएशन कैसा हो सकता है उसके बारे में मैंने एरो डाल के नीचे लगाया। इनकम इनहैंस हो गई है, या लॉस रिड्यूस हो गया है, या टैक्स रेट बढ़ा दिया गया है, या और भी किसी और तरीके का वेरिएशन है जो एसएससी के लिए प्रिजुडिश है, प्रिजुडिशियल है, यानी कि खिलाफ है, तभी ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार करके एलिजिबल एसएससी को दिया जाएगा। अब हम यहां पहुंच गए, मान लेते हैं हम एलिजिबल एसएससी हैं, हमारे पास ड्राफ्ट ऑर्डर आ गया। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। विद इन 30 डेज हम ऑब्जेक्शन रेज करें डीआरपी को, डीआरपी को हम अपने ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे विद इन 30 डेज, या विद इन 30 डेज हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि ड्राफ्ट ऑर्डर में जो भी है वो हमें स्वीकार है, हम आगे नहीं जा रहे। तो 2 ऑप्शन बनता है आपके पास। तीसरा ऑप्शन भी है, आप कुछ बोले ही ना, 30 डेज गुजर जाने दें, आप कुछ बोले ही ना,
ना आप ऑब्जेक्शन में जाए ना एक्सेप्टेंस में, आप चुप ही बैठ गए, तो सर ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में उसे एक्सेप्ट मान लिया जाता है। अब यहां देखिए, अगर आप ऑब्जेक्शन में जाते हैं तो हम थोड़ी देर बाद इसे डिस्कस करेंगे, 5 मिनट 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्शन में गए तो क्या होगा। फिलहाल हम मानते हैं कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्टेंस के मंथ एंड के 1 महीने के अंदर एओ उस ड्राफ्ट ऑर्डर को फाइनल ऑर्डर बनाकर पेश कर देगा, यानी फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। और मान लीजिए 30 डेज तक आपने कुछ बोला ही नहीं, तो जिस महीने को 30 डेज एक्सपायर हो रहा है, जैसे मान लीजिए अक्टूबर 20 को 30 दिन एक्सपायर हो रहा है, तो अक्टूबर के मंथ एंड के 1 महीने के अंदर अंदर 1 महीने के अंदर अंदर एओ अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देगा। एओ शेल पास फाइनल ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, एलिजिबल एसएससी को दे देगा। क्या यहां पर एलिजिबल एसएससी फर्दर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए एलिजिबल एसएससी डीआरपी में जा रहा है, भाई ड्राफ्ट ऑर्डर में कुछ गड़बड़ी है, एसएससी को समझ नहीं आ रहा ड्राफ्ट ऑर्डर गड़बड़ है, तो उसके पास ऑप्शन है वो डीआरपी के पास जाए। एक और ऑप्शन है वो फिलहाल एक्सेप्ट कर ले, फिलहाल एक्सेप्ट कर ले, और जब असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाए तो उस ऑर्डर को लेकर वो अपील में चला जाए। बिल्कुल पॉसिबल है, उसको अपील में लेकर चला जाए, और अपील कहां चला जाए? सीआईटी अपील। वहां से अगर वो नाखुश है तो आईटीएटी, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये रूट तो खुला हुआ है। ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गया, ये रूट खुला हुआ है अगर आप ऑब्जेक्शन में नहीं जाते तो। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो भी ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट करने के बाद आपको आपके रास्ते बंद हो गए, एक्सेप्ट करने के बाद भी रास्ते खुले हुए रहते हैं। ठीक, ओके, यहां तक मैंने आपको रिवाइज करा दिया। आगे आते हैं, मान लेते हैं कि एओ ने ड्राफ्ट ऑर्डर एलिजिबल एसएससी को दिया और एलिजिबल एसएससी ने 30 दिन के अंदर डीआरपी को ऑब्जेक्शन फाइल किया। अब हम उस पर आगे, ऑब्जेक्शन फाइल किया तो क्या होगा? डीआरपी, जो कि हमें आंसर में लिखना है, टीम है 3 सीआईटी का, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, 3 कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बैठते हैं, उनकी टीम को हम डीआरपी बोलते हैं। जो ये टीम है यानी डीआरपी है, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल है, अब हम बोलेंगे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, वो आफ्टर इंक्वायरी एंड कंसीडर द फॉलोइंग, पूछा जा रहा था तीसरे क्वेश्चन में कि क्या क्या कंसीडर किया जाएगा, क्या कंसीडर करेंगे? वो ड्राफ्ट ऑर्डर, एसएससी द्वारा ऑब्जेक्शन, एसएससी द्वारा पेश किया गया एविडेंस, एओ के रिपोर्ट, वैल्यूएशन ऑफिसर के रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के रिपोर्ट। इन सब चीजों को वो देखकर, इनको कंसीडर करके डायरेक्शन इशू करता है। तो डीआरपी क्या करते हैं? अपील सुनते हैं? नहीं, डीआरपी डायरेक्शन इशू करते हैं। डीआरपी डायरेक्शन इशू करते हैं, और डायरेक्शन जो इशू किया जाता है वो डायरेक्शन मेजॉरिटी के आधार पर होता है। वो डायरेक्शन मेजॉरिटी के आधार पर होता है। और उस डायरेक्शन में क्या क्या हो सकता है? एक तो एओ का किया हुआ कार्य कंफर्म हो सकता है, ठीक किया है एओ ने। दूसरा, एओ के किए हुए कार्य की कटाई हो सकती है, छटाई हो सकती है कि भाई दो चार इनकम तुमने ज्यादा बढ़ा दिया है, खर्चे ज्यादा डिसअलाउड कर दिए हैं, तो रिड्यूस इनकम की जा सकती है। और तीसरा, इनहैंस भी किया जा सकता है, यानी डीआरपी ने भी कुछ चीजें और पकड़ ली जो एओ ने नहीं पकड़ी थी। तो तीनों पॉसिबिलिटी है। हालांकि ये हिस्सा आपके आंसर में नहीं आएगा, उन्होंने पूछा नहीं है, उन्होंने बस ये वाला चीज पूछा है, लेकिन मैं रिवीजन के क्रम में ये भी बता रहा हूं। ठीक, अच्छा, ये डायरेक्शन जो डीआरपी इशू करेगा वो कब तक इशू करेगा? विदिन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, विदिन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर फॉरवर्डेड टू द एलिजिबल एसएससी। तो जो ड्राफ्ट ऑर्डर फॉरवर्ड किया गया है उसके मंथ एंड के 9 महीने के अंदर अंदर डीआरपी को अपना डायरेक्शन इशू कर देना पड़ेगा। इस डायरेक्शन को एओ प्राप्त करेगा और उसके बाद क्या करेगा? चलिए अगले हिस्से में आते हैं, रिवीजन कर रहे हैं। एओ ने ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया, एलिजिबल एसएससी को दिया, एलिजिबल एसएससी ने ऑब्जेक्शन रेज किया, डीआरपी पे पहुंच गया, डीआरपी ने विद इन 9 months इशू कर दिया डायरेक्शन। अब एओ क्या करेगा? क्या एओ इस डायरेक्शन के खिलाफ जा सकता है? वैसे इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, बट रिवीजन करा रहा हूं कि एग्जाम में दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्या एओ इस डायरेक्शन के खिलाफ जा सकता है? आंसर है नहीं, एओ पर यह डायरेक्शन बाइंडिंग होता है। एओ को अब क्या करना है? विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डायरेक्शन रिसीव्ड असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा। अब असेसमेंट ऑर्डर किसके पास आ गया? एलिजिबल एसएससी के पास। अब उसके पास क्या उपाय है? वो आईटीएटी जाएगा। गौर कीजिएगा, अगर एलिजिबल एसएससी ने विद इन 30 days ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो एओ असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। उस ऑर्डर को लेकर एलिजिबल एसएससी सीआईटी अपील में जा सकता है।
ठीक है यहां तक? ठीक है, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया डीआरपी के पास और डीआरपी के डायरेक्शन का ध्यान रखकर एओ ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया, उस असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ एलिजिबल एसएससी सीआईटी अपील के पास नहीं जा सकता, वो डायरेक्ट आईटीएटी जाएगा। रीजन आप भी जानते हैं कि यहां भी सीआईटी है और वहां भी सीआईटी है, तो सेम पावर है। इस वजह से अगर आपको ऑब्जेक्शन अब अगर लेना है, ऑब्जेक्शन रेज करना है, तो आप अपील आईटीएटी में लेकर जाओगे। ठीक है, तो फुल रिवीजन आपको करा दिया। अब आप इसके आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई, जैसा मैं बता रहा हूं मॉडिफाई थोड़ा सा कर दीजिएगा। एक एलिजिबल एसएससी को पॉइंट में लिखिए, ज्यादा स्कोर मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट दिखाया था। एलिजिबल एसएससी को, ठीक है, पॉइंट में लिखिए। उसके बाद दूसरा, जब आप लिखें तो उसमें आंसर में नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर का भी जिक्र हो, तो आंसर आपका अप टू डेट लगेगा कि आंसर आपने फेसलेस स्कीम, जो कि अब चल गई है, फेसलेस स्कीम ही चल रहा है, उसके साथ आपने आंसर को कनेक्ट किया है। दो चीजें ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब आते हैं, हम ज्यादा समय बहुत लगा दिया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा कि आपको समय देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है और मतलब कुछ है ही नहीं, मेरे साथ ही आप सोच लीजिए ना एक बार। क्या है क्वेश्चन? एओ के पास पावर है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का, बताइए किस किस परिस्थिति में। ठीक है, यहां पर एक गलती आपसे हो सकती है, आप उस पर आएंगे। यहां पर आपसे एक गलती हो सकती है। क्या गलती हो सकती है? आप जानते हैं कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 144 है। अगर आंसर आपने सिर्फ 144 पर बेस्ड किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एक और चीज कंसीडर करनी है, 145। आपको अगर मैं दिखाऊं, ये रहा, बहुत अच्छा है नोट्स, आप जरा देखिएगा। यहां पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपने ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आपने लिखा, बढ़िया स्कोर आएगा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का सेक्शन तो 144 है और वहां पर 4 फेलियर दिए गए हैं, 1 2 3 4, लेकिन एक 5वां फेलियर भी आपको डालना है। पहला फेलियर डिस्कस करते हैं, रटा हुआ है वैसे भी आपका। क्या? अगर एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं किया, फेल हो गया वो, या 142(1) का नोटिस आया, उसका रिप्लाई नहीं करता है, या स्पेशल ऑडिट 142(2)(a) का नोटिस आता है, उसका कंप्लाई नहीं करता है, या स्क्रूटनी नोटिस 143(2) आता है और उसका रिप्लाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये 4 फेल्योर तो आप जानते हो। 5वें फेल्योर क्या है? 145 सब सेक्शन 3, इफ एओ इज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स ऑफ एसएससी, और सिर्फ इतना ही नहीं, और मेथड ऑफ अकाउंटिंग अंडर 145(1) नॉट फॉलोड रेगुलरली, और income has not been computed in accordance with ICDS। इन 3 में से एक भी कमी एओ ने अगर पाई तो एओ के पास ये पावर है कि वो असेसमेंट उस मैनर में करे जो मैनर 144 में बताया गया है। और 144 में मैनर क्या बताया गया? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो आंसर में 145 का जिक्र जरूर करना है। और सुनिए क्या इसमें ध्यान रखना है आपको, जैसा कि आप 5 फेल्यूर जानते हो, अब तो 5 जान गए, उस 5 में ये वाला बहुत खतरनाक है। इसको आपको सेपरेटली आंसर में बताना पड़ेगा कि ये कैसे खतरनाक है। बताता हूं, अगर आप इसमें गलती कर बैठे, इसमें गलती, इसमें गलती, इसमें गलती कर बैठे, तो 144 से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट यानी शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा 144 का, और उस शो कॉज नोटिस का आप रिप्लाई करते हैं सेटिस्फैक्ट्री,
तो 144 ड्रॉप भी हो सकता है, नहीं सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर तो 144 होगा। लेकिन अगर आप इसमें फेल हो रहे हो, 142 में फेल हो रहे हो दोस्त, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट नहीं दी जाएगी। अगर आप इसमें फेल हो गए तो विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, विदाउट गिविंग शो कॉज नोटिस, 144 आपका हो जाएगा। इसके आगे आप भले ही ना लिखो एग्जाम में कि 144 के बाद आप सिर्फ टैक्स पेबल निकाला जाता है, यहां रिफंड की कोई गुंजाइश नहीं होती। असेसमेंट ऑर्डर आता है, साथ में नोटिस ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 156 आता है, जस्ट फॉर रिवीजन। एग्जाम में ये आंसर यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, इस हिस्से को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल था, इसलिए इसमें हमने आपको समय नहीं दिया। नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार रीड कीजिए, एक बार मतलब पॉज करिए और पॉज करके रीड कीजिए। डन। वैसे अगर आपने अमेंडमेंट नहीं किया है तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। लास्ट ईयर तक सर्च के बाद होता है 153A, होता था। इसी क्वेश्चन के जरिए हम कुछ अमेंडमेंट भी डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है। तो पहले क्या होता था, सर्च के बाद हम पिछले 6 वर्षों का असेसमेंट करते थे सेक्शन 153A में। लेकिन अब सिनेरियो बदल गया है, अब 153A नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 147 में ही ये करना पड़ेगा। 147 में हम कितने वर्षों का असेसमेंट खोलते हैं? आंसर है 2, 10 वर्ष का या 3 वर्ष का। अगर 50 लाख या उससे ज्यादा की स्केप्ड इनकम इन फॉर्म ऑफ एसेट्स है तो 10 वर्ष, अदरवाइज 3 वर्षों का असेसमेंट हम बैक खोल सकते हैं। तो एओ का एक्शन तो है ही गड़बड़, लेकिन हम पहले एक काम करें, रिवीजन कर लें, क्वेश्चन पहले पढ़ लें। सर्च वाज कंडक्टेड इन द बिजनेस प्रेमाइसेस ऑफ संस्कार ऑन 5th May 2021. सर्च वाज कंक्लूडेड यानी एंडेड, कंप्लीटेड बाय एग्जीक्यूटिंग लास्ट पंचनामा। हम कहते हैं लास्ट पंचनामा ऑथराइजेशन। तो सर्च एंड तब माना जाता है जब अंतिम पंचनामा होता है, लास्ट ऑथराइजेशन फॉर सर्च ऑन 21st May 2021, ये सर्च एंडेड माना जाएगा। सिंस द सर्च इज कंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 and other conditions are also fulfilled, the AO with prior approval of principal commissioner issued notice under 148। देखिए इन्होंने 148 का नोटिस इशू कर दिया। अगर हम लास्ट ईयर यही क्वेश्चन पढ़ रहे होते तो यहां पर 153A का नोटिस आ जाता। तो चेंज हो गया, 148 का नोटिस आएगा ऑन संस्कार फॉर प्रीसीडिंग 6 असेसमेंट ईयर। यहां पर इन्होंने गड़बड़ कर रखा है, प्रायर टू द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर 2021-22 जहां सर्च एंडेड होता है। दस ही इशूड नोटिस फ्रॉम AY 16-17 से AY 21-22। आपको करेक्टनेस ऑफ एक्शन AO का डिस्कस करना है, ठीक है। तो आंसर तो हम देख लेंगे, लेकिन पहले हम करें रिवीजन। देखिए रिवीजन यहां मैं पूरा नहीं करा पाऊंगा, रीजन बताता हूं। रीजन ये है कि इसको हम सेपरेट एक वीडियो में, 147 बहुत बड़ा है और अगर हम पूरा अभी रिवाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन खो जाएगा। तो 147 आपने पढ़ा ही होगा, अमेंडमेंट नहीं पढ़ा है तो एक सेपरेट अमेंडमेंट का वीडियो में बनाकर डाल दूंगा 147 का। और ऐसा नहीं है कि अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी भी मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, समझाते हुए चलूंगा। ये कुछ सेक्शन है जो 140 इनकम स्केपिंग असेसमेंट में रेलिवेंट है, ये सेक्शन अप्लाई होते हैं। पुरानी स्कीम में क्या था? पुरानी स्कीम यानी कि लास्ट ईयर AY 21-22 तक, 22-23 से चेंज हो गया।
तो लास्ट ईयर तक स्कीम ये था कि एओ के पास अगर रीजन टू बिलीव होता था कि किसी व्यक्ति की इनकम स्केप हुई है तो वो डायरेक्ट 148 इशू करता था और 148 इशू करके रिटर्न फाइल करवाता था एसएससी से और फिर वो 147 का इनकम स्केपिंग असेसमेंट करता था। ठीक, अभी नई स्कीम में क्या आ गया, अगर एओ के पास, अब रीजन टू बिलीव शब्द हटा दिया गया और यहां पर इंफॉर्मेशन वर्ड यूज किया गया है। सुनिएगा, थोड़ा रिवाइज भी करा रहा हूं। नई स्कीम सेक्शन 147, नई स्कीम के मुताबिक अगर एओ के पास इंफॉर्मेशन है जिससे यह पता लगता है कि एसएससी की इनकम स्केप हुई है तो पहला एक्शन एओ को 148 ए का लेना है। ये एओ को लेना है एक्शन। 148 ए में AO shall conduct inquiry with prior approval, obviously. AO shall conduct inquiry and serve show cause notice. serve show cause notice 7 दिन से 30 दिन के अंदर। उस नोटिस में लिखा होगा कि बताइए आपके ऊपर 148 का नोटिस क्यों ना भेजा जाए, इनकम स्केपिंग हमें लग रहा है। अब इस नोटिस के रिप्लाई में एसएससी डिमांड करेगा कि आपको कैसे लग रहा है, आप बताइए क्या जानकारी आपके पास है। और इस आर्ग्यूमेंट के बाद, इस डिस्कशन के बाद एसएससी रिप्लाई करेगा, उस रिप्लाई को एओ कंसीडर करेगा और तय करेगा कि क्या ये 148 नोटिस भेजने लायक केस है। यानी बीच में सरकार ने 148 से पहले 148 ए डाल दिया ये एक्शन एओ के लिए, ताकि आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाए कि आप गलत कर रहे हैं। एसएससी को हम मौका दे रहे हैं कि ये रहा मेरे पास जानकारी, साफ लफ्जों में देख लो भाई, इससे इनकम स्केप हमें पता चल रहा है और हम आपके इनकम स्केपिंग असेसमेंट करने जा रहे हैं, आप बताइए क्या कहना है आपका। अगर एसएससी ने सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे दिया तो 148 होने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं दिया तो 148 होगा। तो यहां पर 148 ए का जो एक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 148 ए एओ के लिए ये बहुत अनिवार्य है कि जब एओ के पास ये इंफॉर्मेशन आए कि इनकम स्केप हुई है तो पहले एओ 148 का एक्शन लेगा और एक्शन के बाद तय करेगा कि क्या ये केस 147 में जाने लायक है, यानी 148 के नोटिस के लायक है। अगर लगता है हां उसके लायक है तो एओ 148 का नोटिस इशू करेगा। इस नोटिस के साथ कहेगा आप रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल किया जाएगा और रिटर्न फाइल करने के बाद सेक्शन 147 होगा। थोड़ा सा कम चीजों को बताया क्योंकि हम सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। यहां पर कुछ एक्सप्लेनेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि एओ जब इनकम स्केप कैलकुलेट कर रहा होगा, उसे अगर दूसरी इनकम भी मिल जाती है, उसी ईयर की कोई और इनकम मिल जाती है, तो उसके लिए 148 ए का बिना एक्शन लिए भी वो असेसमेंट उसका कर सकता है। ओके, यहां पर है टाइम लिमिट। यहां टाइम लिमिट पर गौर कीजिएगा जो कि हमारे इस क्वेश्चन के लिए जरूरी है। टाइम लिमिट हमारे पास 2 आ गए, अब पहले तो 6 साल होता था, अब टाइम लिमिट हमारे पास दो आ गए। एक, अगर लगता है इनकम स्केप्ड 50 लाख या उससे ज्यादा है एंड स्केप्ड इनकम एसेट के फॉर्म में है, यानी लैंड बिल्डिंग है, शेयर सिक्योरिटी है, लोन एडवांस है, बैंक डिपॉजिट है, बैंक बैलेंस है, अगर एसेट के फॉर्म में है तो 10 साल तक नोटिस इशू किया जा सकता है फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। पहले 6 जैसे होता था वो 10 आप काउंट करोगे, अदरवाइज सिर्फ 3 साल तक ही आप नोटिस इशू कर सकते हो 148 का 147 के असेसमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा, ये सब चीजें हम नॉर्मल जो वीडियो लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या है जो मैंने ऊपर डिस्कस करके आपको बताया कि एओ के पास इंफॉर्मेशन है जिससे पता चलता है कि इनकम स्केप्ड हुई है, इनकम स्केपिंग असेसमेंट होगा। वो इंफॉर्मेशन क्या है, उसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक रियल इंफॉर्मेशन और एक डीम्ड इंफॉर्मेशन। एक रियल इंफॉर्मेशन, ये रियल में आएगा, एक्चुअल में आएगा, और ये डीम्ड इंफॉर्मेशन में आएगा। रियल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 148 बताता है, और डीम्ड इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 148 बताता है। रियल इंफॉर्मेशन मतलब एनी इंफॉर्मेशन एसएससी के रिस्पेक्ट में विद रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेटेड बाय सीबीडीटी टाइम टू टाइम। सीबीडीटी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करती है जिससे कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, जैसे किसी और के असेसमेंट में कुछ चीजें निकल के आई,
तो हम उस चीज को कंसीडर करेंगे दूसरे एसएससी के केस में। दूसरा, एनी फाइनल ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय सीएजी टू effect that the assessment of SSE for relevant assessment year has not been made as per Income Tax Act। तो ये CAG के ऑब्जेक्शन को भी हम रियल इंफॉर्मेशन में लेते हैं। तो दो इंफॉर्मेशन हमारे पास हो गया रियल। अब आता है डीम्ड। अगर किसी व्यक्ति पर सर्च होता है, अगर किसी व्यक्ति पर रिक्विजिशन होता है, आप जानते हैं रिक्विजिशन का भी मतलब, सर्च किसी और एक्ट में हुआ और आफ्टर कंप्लीशन ऑल एक्शन दूसरे एक्ट के ऑफिसर को इनकम टैक्स ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हैंडओवर कर दें, हम भी उसके ऊपर असेसमेंट करेंगे। इसे कहते हैं हम रेडीमेड सर्च, एक तरीके से रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 132A। अगर किसी व्यक्ति पर सर्च हुआ, अगर किसी व्यक्ति पर रिक्विजिशन हुआ और अगर किसी व्यक्ति पर सर्वे हुआ, सर्वे में इनको छोड़कर, टीडीएस टीसीएस सर्वे और एक्सपेंडिचर सर्वे को छोड़कर दूसरा सर्वे हुआ या सर्च हुआ, ऐसे केस में हम मान लेते हैं, सुनिएगा ठीक से, ऐसे केस में हम मान लेते हैं कि एओ के पास इंफॉर्मेशन है। ऐसे केस में हम मान लेते हैं कि एओ के पास इंफॉर्मेशन है। और इसमें मजेदार वाली बात यह हो जाती है कि डीम्ड केस में 148A के बिना एक्शन के 148 का नोटिस इशू हो जाएगा। अगर हम ऐसा समझें, एक्चुअल केस, अभी ऊपर आपको मैंने दिखाया एक्चुअल केस 1 और एक्चुअल केस 2, ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन है एओ के पास। अगर एक्चुअल इंफॉर्मेशन में हम गए तो पहले हमें 148A का एक्शन लेना पड़ेगा। क्या एक्शन है? इंक्वायरी कंडक्ट करना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा, एसएससी के रिप्लाई को कंसीडर करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि ये केस 147 के लिए फिट है या नहीं। अगर फिट लगा तो 148 का नोटिस जाएगा और फिर 147 का असेसमेंट होगा। लेकिन अगर हम डीम्ड वाले केस में आते हैं, डीम्ड वाला केस नंबर 1, राम के ऊपर, हम एसएससी को राम बना रहे हैं यहां पर, तो राम के ऊपर सर्च हुआ, केस 1, राम के ऊपर रिक्विजिशन हुआ, राम के ऊपर सर्वे हुआ। आगे सर ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि गोपी के ऊपर सर्च हुआ और गोपी के सर्च में मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल या बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स पाए गए जो गोपी के नहीं हैं, राम से कनेक्टेड हैं। पॉइंट नंबर 1 में राम यानी एसएससी के ऊपर सर्च हुआ है, पॉइंट नंबर 2 में एसएससी पर रिक्विजिशन हुआ, पॉइंट नंबर 3 में एसएससी पर सर्वे हुआ, पॉइंट नंबर 4 में और 5 में एसएससी पर सर्च नहीं हुआ, सर्च किसी और व्यक्ति पर हुआ। और किसी और व्यक्ति के सर्च में मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स पाए गए जो रिलेट्स करते हैं एसएससी से, राम से। तो ऐसे को भी हम मानेंगे डीम्ड केस, डीम्ड केस 147 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया है लॉ मेकर ने। डीम्ड केस में विदाउट टेकिंग एनी एक्शन अंडर सेक्शन 148A सीधा 148 का नोटिस चला जाता है और फिर 147 हो जाता है। लेकिन ये 3 वर्षों से ज्यादा का बैक का नहीं हो सकता। हाँ, अगर 50 लाख वाली बात हम सामने रखेंगे तो 10 वर्ष हो सकता है। अब मुझे लगता है मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो और भी चीजें, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बताइए मुझे, इस क्वेश्चन को आप समझ गए? इस क्वेश्चन के आंसर में आप एक चीज कहेंगे कि 3 वर्ष सही है, 3 वर्ष के लिए ही हो सकता है, 6 वर्ष का नहीं हो सकता। एक और चीज मेंशन करेंगे कि इसमें हम इसे डीम्ड इंफॉर्मेशन मानते हैं और डीम्ड इंफॉर्मेशन के केस में 148A का एक्शन बगैर लिए 148 का नोटिस इशू होगा और 147 होगा। मोटे मोटे तौर पर आपको समझा दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको समय देने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली एक बार देखिए, एग्जामिन वेदर assessing officer has power to make any adjustment to income disclosed by SSC in return
इन कोर्स ऑफ प्रोसेसिंग रिटर्न अंडर 143(1) यानी इंटीमेशन, जिसको आप समरी असेसमेंट या इंटीमेशन बोलते हो, इसमें एओ के पास कितना पावर है एडजस्टमेंट का। तो आप जानते हो कि 143(1) एक लिमिटेड पावर को लेके आता है। चलिए, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, रिवीजन भी कराऊंगा, तो रिवीजन करा ही देते हैं। आ जाइए, ये रहा आपका 143(1), ठीक है। 143(1), आइए 143(1) में सबसे पहला काम क्या करता है एओ, यानी एओ के पास लिमिटेड ऑप्शन है एडजस्टमेंट का, यानी वो मन माने ढंग से एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। 143(1) में मन माने ढंग से कोई भी एडजस्टमेंट एओ चाहे तो नहीं कर सकता, लिमिटेड एडजस्टमेंट है, सिर्फ उसी को वो कर पाएगा। पहला एडजस्टमेंट, अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम। अगर लॉस रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल की गई है तो उसको कैरी फॉरवर्ड होने से रोकना, ठीक। और अगर ऑडिट रिपोर्ट में, यहां अमेंडमेंट भी है, तो मैंने कहा था अमेंडमेंट भी डिस्कस करेंगे, अमेंडमेंट भी है। ऑडिट रिपोर्ट में अगर कोई एक्सपेंडिचर डिसअलाउड किया गया है तो उस एक्सपेंडिचर को एओ देखेगा कि क्या रिटर्न में भी डिसअलाउड करके इनकम इनहेंस हुई है या नहीं, नहीं तो इनकम इनहेंस करेगा। ये पहले तक था, अमेंडमेंट इसमें नया जो आया है वो ये वाला हिस्सा है। अगर पहले क्या लिखा था, ऑडिट रिपोर्ट में अगर एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है तो उसको भी एओ कंसीडर करेगा रिटर्न में। लेकिन अब अमेंडमेंट में आ गया कि जरूरी नहीं है एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट में इनकम इनहेंस किया गया हो और वो इनकम रिटर्न में इंडिकेट नहीं है, रिटर्न में नहीं दिखाया गया है, तो उस इनकम को बढ़ाएगा एओ, दिखाएगा एओ। तो ये भी एक हो सकता है। तो ये अमेंडमेंट है 22-23 असेसमेंट ईयर से। नेक्स्ट 10AA चैप्टर 6 से पार्ट सी, एक डिडक्शन डिसअलाउड कर सकता है एओ अगर रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं हुआ है, अगर रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं हुआ है, ठीक। और अगला वाला जो एडजस्टमेंट है वो असेसमेंट ईयर 18-19 ऑनवर्ड काट दिया गया, हटा दिया गया। पहले था, कभी पहले, कई साल पहले एओ के पास इस सेक्शन में पावर था कि वो 26 एएस और टीडीएस के क्लेम को मैच करे, वेरीफाई करे और उसको हटाए, लेकिन इसको हटा दिया गया है। तो आज की डेट में ये 5 एडजस्टमेंट एओ कर सकता है, लिमिटेड एडजस्टमेंट एओ के पास है 143(1) में। तो आंसर तो यही खत्म हो जाता है जी। मैं थोड़ा सा रिवीजन में और आगे करा देता हूं। पहला काम क्या करता है एओ 143(1) में, वैसे आपको बता दूं कि 143(1) एओ नहीं करता, वो तो कंप्यूटराइज है। किसी किसी केस में जहां रिटर्न मैनुअली फाइल होता है वहां 143(1) एओ को करना पड़ेगा, अदरवाइज तो कंप्यूटराइज है, सॉफ्टवेयर करता है। तो क्या क्या एडजस्टमेंट पॉसिबल है, ये 5 एडजस्टमेंट। किसमें, टोटल टैक्सेबल इनकम में ये 5 एडजस्टमेंट होगा। उसके बाद जो एडजस्टमेंट के बाद जो टीटीआई आया उसके आधार पर टैक्स निकाला जाएगा, ब्याज निकाला जाएगा, लेट फी निकाला जाएगा अगर पॉसिबल हुआ तो। उसके बाद जो टैक्स निकाला जाएगा उसमें टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, यानी पहले जो टैक्स जमा किया गया सेल्फ असेसमेंट टैक्स में उसका क्रेडिट, जो ब्याज जमा हुआ है, जो फीस जमा हुआ है उसका क्रेडिट, टीडीएस, एडवांस टैक्स रिलीफ, इन सब का क्रेडिट मिलेगा। इन तीनों एक्शन लेने के बाद अगर अमाउंट पेबल निकलता है, एसएससी को पेबल निकलता है, तो 143(1) का इंटीमेशन जाएगा, 143(1) का इंटीमेशन जाएगा, जिसको हम डीम्ड नोटिस ऑफ डिमांड बोलते हैं, और विद इन 30 डेज आपको ये डिमांड पे करना पड़ता है। अगर रिफंड जाएगा तो रिफंड का भी इंटीमेशन आपको भेजा जाएगा और रिफंड आपको ग्रांट कर दिया जाएगा। अगर कोई पेमेंट नहीं बनता, रिफंड नहीं बनता, लेकिन लॉस एडजस्ट हुआ है तो अगेन इंटीमेशन जाएगा। ना पेबल बनता है ना रिफंडेबल बनता है, लेकिन लॉस एडजस्ट हुआ है तो ऑब्वियसली आपको इंफॉर्मेशन इंटीमेशन जाएगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ है, लॉस भी एडजस्ट नहीं हुआ है, तो इंटीमेशन नहीं जाएगा। वो जो आपने फाइल किया एक्नॉलेजमेंट, दैट विल बी डीम्ड इंटीमेशन, ठीक है। ये इंटीमेशन जाने का समय क्या है, यहां पर फिर एक अमेंडमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं हम। पहले यहां 12 महीने था, अब अमेंडमेंट होकर 9 महीने हो गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, 143(1) का इंटीमेशन कब तक जा सकता है, विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। तो ये अमेंडमेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा।
यहाँ लिखा हुआ है रिफंड ग्रांट करने का कोई लिमिट नहीं है, ये तो बात सही है। और एक और चीज यहाँ लिखा हुआ है, रिफंड ग्रांट अगर किया जा रहा है तो 241A के मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा, मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर एओ को लगता है कि ये रिफंड रिकवरी में गड़बड़ी कर सकता है, एडवर्सली इफेक्ट डालेगा रिकवरी में, ये रिफंड गलत लिया जा रहा है, एडवर्सली इफेक्ट डालेगा, तो उस रिफंड को होल्ड भी कर सकता है एओ। ठीक है, यहां पर एक चीज, बस इतना ही था, ये डिस्कस कर दिया आपको। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, आंसर आप जरूर एक बारी पढ़िएगा, आंसर भी जरूरी है, रीड जरूर करना है। ऑब्वियस है, देखिए आप रट के एज इट इज थोड़ी ना लिख दोगे एग्जाम में, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, लेकिन आंसर एक बारी जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट 10वां प्रश्न पढ़िए आप, चलिए आपको मौका दे रहे हैं, एक बारी पढ़िए, बताइए क्या है क्वेश्चन। वैसे तो ये क्वेश्चन फिर से असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट नहीं होना चाहिए सेक्शन के वजह से। ये हमने कब पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था ट्रांसफर प्राइसिंग में। ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे रेफरेंस टू टीपीओ सेक्शन 92CA, वहां पर मेंशन था कि टीपीओ का जो रिपोर्ट है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का जो रिपोर्ट है, वो बाइंडिंग होता है एओ पर भी, एओ उसके खिलाफ जाकर असेसमेंट नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या है, कैन एओ कंप्लीट असेसमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन in disregard of the order passed by TPO by accepting the contention of SSE? आंसर है नो। तो जस्ट नो नहीं लिखना है, आपको एक रेफरेंस दे देना पड़ेगा 92CA सबसेक्शन 4। याद है तो ठीक, नहीं याद है तो 92CA लिखने से भी काम चल जाएगा। ओके, तो यहां लिख देंगे कि ऑर्डर एओ शैल प्रोसीड टू कंप्लीट द टोटल इनकम इन कंफर्मिटी विद द आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइंड बाय टीपीओ। तो टीपीओ के खिलाफ तो नहीं जा सकता। देयरफॉर एओ कैन नॉट कंप्लीट असेसमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम, सेम हम ये क्वेश्चन यहां पर कॉपी पेस्ट हो गया, असेसमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन डिसरिगार्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ टीपीओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं पढ़ने नहीं दूंगा, पहले पहले इसमें कुछ मैं चेंज करूंगा, यहां पर चेंज करके तब आप पढ़िएगा। 2022-23 कर लीजिए, क्योंकि यहां भी हम एक अमेंडमेंट छोटा सा डिस्कस करेंगे। ये 2022 कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद ये 23 कर लीजिए, अब ठीक है। अब इसको आप पढ़िए और बताइए। वैसे पढ़ के आप बताएंगे भी क्या, अगर आपने अमेंडमेंट नहीं किया है तो आप गलत बता देंगे। तो डायरेक्ट चलिए मैटर पे ही आते हैं। देखिए मैटर ये है कि स्क्रूटनी असेसमेंट, सीधा मैटर पे आते हैं, क्वेश्चन आपको पढ़ने नहीं दिया। स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए आप 143(2) का नोटिस भेजेंगे, ये बात तो तय है। एओ 143(2) का नोटिस भेजेगा स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए। ये नोटिस कब तक भेजा जा सकता है? प्रोविजन था 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। अब नियम बदल गया है और अब नियम है 3 months, तो इसको कम कर दिया गया है। नोटिस मस्ट बी सर्व्ड विद इन 3 months from the end of the financial year in which the return is ITR is filed। तो 3 महीने हो गया है, 6 महीने की जगह पर
मुझे लगता है अब जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन पढ़ने और देखने की, यही यहां पूछा गया है, तो आप आंसर रेक्टिफाई कर लीजिए, मतलब मैं कर देता हूं। अगर आपके पास क्वेश्चन जब डाउनलोड आप करेंगे तो उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने 2021 को 22 कर लिया है, यहाँ असेसमेंट ईयर 22-23 कर लिया है ना, और यहाँ पर हम 23 कर लेना पड़ेगा, 23। बाकी सब अपनी जगह ठीक है, बाकी कोई गड़बड़ी नहीं है, बाकी सब अपनी जगह ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम एक डिस्कशन और करेंगे, बहुत बढ़िया डिस्कशन है। चलिए तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ ही लीजिए आप, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसमें एक डिस्कशन और बहुत अच्छा है। टाई लिमिटेड, फाइल ITR 26 सितंबर 2022, ठीक है। रिटर्न जो है वो रेगुलर असेसमेंट के लिए सेलेक्ट हो गया, और नोटिस सर्व हुआ है 3 जुलाई 2023, यानी रिटर्न फाइल के मंथ ईयर एंड के अप्रैल मई जून, यानी ये लेट नोटिस सर्व हुआ है। यहां पर जो नोटिस सर्व हुआ है वो नोटिस लेट सर्व हुआ है, ठीक, यहां तक ठीक है। 3 महीने होना चाहिए ना, रिटर्न फाइल के 3 महीने के अंदर होना चाहिए, तो 3 महीने के अंदर ना होकर रिटर्न, यहां पर क्या हुआ है, लेट नोटिस सर्व हुआ है, नोटिस यहां पर लेट सर्व हुआ है। अच्छा, कंपनी ने रिस्पॉन्स किया इस नोटिस का, रिस्पॉन्डेड नोटिस। आपको एग्जामिन करना है कि सर्विस ऑफ नोटिस विद इन टाइम है या नहीं, और क्या असेसमेंट चैलेंज कर सकता है SSE। अब यहां पर एक हिस्सा तो आपने कंप्लीट कर दिया कि पहले तो प्रोविजन आप लिखोगे कि विद इन 3 मंथ्स होना चाहिए, और ये विद इन 3 मंथ्स नहीं है, 6 मंथ है, 6 मंथ मतलब 3 मंथ्स के बाद है, तो ये नोटिस वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। यहां तक तो सब ठीक है, सब ठीक है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट सेक्शन और डिस्कस करना है, 292BB, जो बताता है क्या, 292BB बताता है हमें कि कोई भी नोटिस जो करस्पॉन्डेंस है डिपार्टमेंट से, अगर वो टाइम बार है, और आपने उसका रिप्लाई कर दिया, वैसे तो आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये टाइम बार है, ये इनवैलिड है, बट आपने उसका रिप्लाई कर दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि वो टाइम बार का प्रोविजन वहां एप्लीकेबल नहीं होता, और आप फिर चैलेंज नहीं कर सकते। ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे जगहों पर जब क्वेश्चन इस तरह का आए, जहां पर कोई असेसमेंट ऑर्डर टाइम बार हो गया, कोई नोटिस टाइम बार हो गया, और आपने उसका रिप्लाई कर दिया। तो आप इसको पढ़िएगा, सेक्शन 292BB बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। 292BB में अगर आप किसी प्रोसीडिंग में अपीयर होते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आपके ऊपर जो नोटिस सर्व हुआ है वो बिल्कुल टाइम के अंदर सर्व हुआ है, और आप उसके ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहां पर एक और चीज मेंशन करना जरूरी है, वो देखिए, इस पैराग्राफ को पढ़िए। द एबव प्रोविजन शैल नॉट applicable where SSE has raised such objection before completion of assessment। इसका मतलब आपने अगर रिप्लाई कर भी दिया, बट असेसमेंट कंप्लीशन का वेट ना करके आपने चैलेंज कर दिया, तो फिर वो चैलेंज हो सकता है, फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर इन दिस इंटेंट केस, if SSE had raised an objection to the proceeding on the ground of non-service of notice, yes, within time, validity of assessment order can be challenged।
तो असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन समय क्या है, असेसमेंट कंप्लीशन से पहले। अगर आपने रिप्लाई कर दिया तो ये मान लिया जाएगा कि नोटिस विद इन टाइम है, भले ही टाइम बार है, लेकिन आपके पास एक और मौका है कि असेसमेंट कंप्लीशन से पहले आपने इसको चैलेंज कर दिया कि आपका नोटिस समय के अंदर नहीं सर्व हुआ था, तो फिर ये असेसमेंट ऑर्डर चैलेंज किया जा सकता है। कहने का मतलब इनवैलिड असेसमेंट ऑर्डर बन जाएगा। इस हिस्से को अगर आप एग्जाम में नहीं लिख कर आएंगे ऐसे क्वेश्चन में, तो आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा और फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं यहां पर फिर बता देता हूं, ये सिर्फ इस जगह नहीं है, जहां जहां नोटिस की समय सीमा है, जहां जहां असेसमेंट ऑर्डर या किसी भी समय सीमा है, अगर आपने उस जगह पर इसका उपयोग किया 292BB का, अगर टाइम बार करके कोई क्वेश्चन आ रहा है और आपने इसका रिप्लाई इस सेक्शन के साथ इसको कनेक्ट किया, तो आंसर पूरा माना जाएगा। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कितने क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 15 के आसपास क्वेश्चन है, 15-17 जो भी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बताइए, इसको भी छोटा क्वेश्चन है, तो आप जब तक बताइए तब तक तो आप पढ़ ही लेंगे, ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। क्या है क्वेश्चन? डिस्कस द करेक्टनेस और अदरवाइज फॉलोइंग proposition in context of income tax act. Fresh claim before AO can be made only by filing revised return and not otherwise. ठीक है, तो इसके ऊपर आपने कुछ केस स्टडी भी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, जिसमें साफ है कि आपको कोई भी क्लेम अगर रेज करना है रिटर्न में फ्रेश, तो आप सिर्फ रिवाइज्ड रिटर्न के जरिए कर सकते हैं। आपने अगर कोई डिडक्शन क्लेम नहीं किया, कोई डिडक्शन आपने रिटर्न में क्लेम नहीं किया, तो एओ के पास, एओ की यह ड्यूटी नहीं है कि वो डिडक्शन आपको दे, और ना ही आपको यह ऑथराइज किया गया है कि आप एओ को प्लेन पेपर पे लिख कर दें या इन्फॉर्म करें कि ये डिडक्शन मेरा रह गया है, आप काइंडली कंसीडर करें। ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, और ऑप्शन है रिवाइज्ड रिटर्न का। तो सर ठीक है ना, रिवाइज रिटर्न फाइल कर देंगे, लेकिन दोस्त झगड़ा तब शुरू होता है जब रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट निकल जाती है, और अब तो और भी कम टाइम लिमिट हो गई है रिवाइज्ड रिटर्न की, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, इसमें भी अमेंडमेंट है। तो मैं क्यों ना आपको एक बार इसी बात पर लगे हाथ तो बता दूं ये अमेंडमेंट। देखिए, रिवाइज रिटर्न पहले क्या था, असेसमेंट ईयर के अंत तक आप रिवाइज कर सकते थे, अब आ गया 31 दिसंबर तक। असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक ही आप रिवाइज कर सकते हो, तो समय कम कर दिया गया है। उसी तरीके से अगर हम बिलेटेड रिटर्न की बात करें, तो बिलेटेड रिटर्न भी पहले असेसमेंट ईयर के एंड तक फाइल हो सकता था, अब बिलेटेड रिटर्न भी 31 दिसंबर तक ही फाइल हो सकता है। तो ये एक अमेंडमेंट भी साथ में डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देख लीजिएगा कि आप रिवाइज कर सकते हो, आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप फ्रेश क्लेम इसी के जरिए करोगे, कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर थोड़ा समय आप लगाना चाहो लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 में छोटा ही है वैसे, फिर भी आप चलो लगा लो, आप समय लगा लो, 1 मिनट पॉज करो और पढ़ो और सोचो क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, हम डिस्कस करें। आपके हिसाब से क्या है, आपने सोच लिया होगा। ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? स्पेशल ऑडिट, डायरेक्शन स्पेशल ऑडिट का, उस पर बेस्ड है। रिवीजन करते हैं पहले, चलिए। ये रहा आपका रेलिवेंट प्रोविजन, सेक्शन 142 2A से लेकर 2D तक, 2A से लेकर 2D तक। ठीक है, ये सेक्शन कहता है असेसमेंट के प्रोसीडिंग के दौरान अगर एओ के पास ये ओपिनियन है कि एसएससी के अकाउंट
कॉम्प्लिकेटेड है, एसएससी के ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बहुत है, या एसएससी के बिजनेस का नेचर कॉम्प्लिकेटेड है, या ट्रांजैक्शन का नेचर कॉम्प्लिकेटेड है, या एसएससी के अकाउंट्स करेक्ट नहीं है, इसके बारे में एओ को डाउट है, तो एओ स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन पहले इस ओपिनियन के बाद एओ को शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी एसएससी को आप बताओगे कि ये ग्राउंड है जिसके आधार पर हम स्पेशल ऑडिट करवाना चाहते हैं, आप बताइए आपके क्या विचार हैं, क्या राय हैं, इस पर आप ओपिनियन दें। अगर एसएससी सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई करता है तो एओ फिर एक्शन नहीं लेगा, लेकिन अगर एओ सेटिस्फाई नहीं है एसएससी के रिप्लाई पर, तब वो डायरेक्शन देगा स्पेशल ऑडिट का। स्पेशल ऑडिट किससे करवाना है? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग है और नॉमिनेट किए गए हैं, ठीक है। फीस कौन पे करेगा इसका? एसएससी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। ऑडिट रिपोर्ट एसएससी को दिया जाएगा और एसएससी विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम जो एओ बताएगा उस रिपोर्ट को एओ को सबमिट करेगा, जो कि मैक्सिमम 180 डेज का होता है। एओ अगर उस ऑडिट रिपोर्ट में कुछ मटेरियल एविडेंस प्राप्त करता है जो एसएससी के विरोध में जा रहा है, तो एओ उसको यूज कर सकता है असेसमेंट में, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद। तो क्या यहां पर आपको दो जगह अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा? एक, एओ इस एक्शन को लेने से पहले और ऑडिट रिपोर्ट के कुछ मटेरियल एविडेंस यूज कर रहा है, अगर वो असेसमेंट में जो एसएससी के लिए प्रिजुडिशियल है, तो वहां भी आपको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। क्या रिवीजन के बाद अब क्वेश्चन का आंसर सरल हो गया, आसान हो गया? आप बताइए मुझे। अब आंसर में कुछ नहीं रहा, यही क्वेश्चन है कि एओ विद इन पावर वेस्टेड अंडर सेक्शन 142(2)(a while examining the accounts had ordered to get audit. Company challenges his order on the ground that the opportunity was not provided to them by AO prior to the passing such order. आपको बताना है। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एओ का एक्शन यहाँ पर इनवैलिड है। एओ को पहले अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, दो बार अपॉर्चुनिटी, एक बार तो ये डायरेक्शन से पहले और दूसरी बार जब वो रिपोर्ट को कुछ यूज करेगा असेसमेंट में। तो मे बी क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो इसके अलग भी आ सकता है, तो उसका भी आपका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो पहले आप विचार करें कि ये क्वेश्चन क्या है, इसका उत्तर क्या रेलिवेंट प्रोविजन है। बढ़िया क्वेश्चन है, आप 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और सोच कर बताइए। अगर आंसर आपने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तब मजा आएगा। देखिए, आंसर देख के आप कहेंगे हाँ सही है, सही है, क्योंकि तरीका पढ़ने का कुछ बच्चे ये अपना लेते हैं, क्वेश्चन और आंसर ये हमारे तैयारी है, हमारा प्रिपरेशन है, जो कि गलत है। एग्जाम में तभी आप ब्लैंक आउट हो जाते हो क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आपकी तैयारी में कमी रह गई। चाहे आप टैक्स की तैयारी कर रहे हो या दूसरे विषय की तैयारी कर रहे हो, अगर आप क्वेश्चन आंसर रीड कर रहे हो तो वो गलत पैटर्न है पढ़ने का, गलत तरीका है, क्योंकि आपका दिमाग प्रोसेस कर ही नहीं रहा। दिमाग प्रोसेस करे इसके लिए क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए। और एक बात बता दूं, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा आपके दिमाग में तो आपको घबराना नहीं है, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर ना आए फिर पढ़िए, लेकिन आंसर मत देखिए, सोचिए। सोचिए, जितना सोचेंगे दिमाग प्रोसेस करेगा, आप दिमाग को काम देते ही नहीं। 1 मिनट आंसर देख लेते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए समझ गए, तो वो तरीका सही नहीं है। इसीलिए मैं बार बार आपको मौका देता हूं कि आप एक बार सोचिए। हमारे पास तो हमने तो ये क्वेश्चंस पढ़े, आपको पढ़ाने से पहले मैंने क्वेश्चन ये पढ़ा भी है, आंसर भी देखा है, तभी तो हम बता पा रहे हैं कि कहां पर क्वेश्चन में गड़बड़ी है, चेंज करना चाहिए, आंसर कहां और लिखना चाहिए। लेकिन तैयारी मैं नहीं, आप कर रहे हो, तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? आप क्वेश्चन देखो, सोचो, सोचो क्या होना चाहिए, कहां से क्वेश्चन है। गलत होगा ठीक है, लेकिन एक बारी दिमाग को मौका दो। तरीका यही है, किसी भी विषय को ले लो, यही तरीका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
एसएससी इस क्वेश्चन में इंगेज है किस चीज में? बिजनेस ऑफ ग्रोइंग, क्यूरिंग, रोस्टिंग, ग्राउंडिंग ऑफ कॉफी आफ्टर मिक्सिंग चिकोरी फ्लेवर, और उसकी टोटल इनकम है 6 लाख रुपए। तो बताइए क्या याद आता है इससे आपको? सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। क्या है सेग्रीगेशन का तरीका? अगर सिर्फ ग्रोइंग क्यूरिंग का काम कर रहे हैं, कॉफी ग्रोइंग एंड क्यूरिंग का काम कर रहे हैं, तो 75 एग्रीकल्चर, 25 बिजनेस इनकम। अगर ग्रोइंग के क्यूरिंग के अलावा अदर प्रोसेस जो होता है रोस्टिंग का, ग्राउंडिंग का, फ्लेवर मिलाने का, वो सब कर रहे हैं, तो 60-40 का रेशियो है। ये रूल नंबर 7B में है। देखिए याद नहीं है रूल तो कोई बात नहीं, लेकिन ये रूल में मेंशन है कि एग्रीकल्चर इनकम हम 60 लेंगे। भाई चाय के लिए तो 60-40 है ना, कॉफी के लिए 2 ऑप्शन आ जाता है, ग्रोइंग एंड क्यूरिंग है तो 75-25, और अगर ग्रोइंग क्यूरिंग के साथ अदर एक्टिविटीज भी है तो 60-40 हो जाता है ना। तो 60-40 का रेशियो बन जाएगा। अब बताइए 6 लाख रुपए का 60% एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट, 6 लाख रुपए का 40% 2,40,000, तो 6 लाख रुपए का 40% 2,40,000 इज द पीजीबीपी इनकम। सर लेकिन ये आईटीआर और असेसमेंट में क्या कर रहा है ये क्वेश्चन? आगे हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, पढ़ते आगे क्या लिखा हुआ है। वो आपसे कंसल्टेंसी लेना चाहती हैं मैडम। क्या कंसल्टेंसी है कि क्या उनको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है? इंडिविजुअल का केस है, इंडिविजुअल के केस में रिटर्न फाइलिंग रिक्वायर्ड तब होगा जब टोटल इनकम विदाउट चैप्टर 6 है और विदाउट एग्जम्पशन कैपिटल गेन वाली एमईएल से ज्यादा हो। और मैडम की एमईएल कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख, और इनकी टोटल इनकम 6 लाख। अगर आप सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि टोटल इनकम मतलब हमने जीटीआई लिया था और जीटीआई में तो एग्जम्पशन हटा चुके होंगे, तो यहां टोटल इनकम 240 होगा। और आंसर है नहीं, इनको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य नहीं है। आगे लिखा हुआ है वुड योर आंसर चेंज, क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर मैडम ट्रेवल करती हैं विदेश और खर्चा करती हैं 2,20,000? अब 1 लाख से ऊपर अगर आपने विदेश यात्रा पे खर्च कर दिया तो 7th प्रोविजो सेक्शन 139(1) का क्या बोलेगा कि आपको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। 17 क्वेश्चन है टोटल। चलिए 15 नंबर पे आते हैं। सोचा था 3 वीडियो, चलिए इसी में निपटा देते हैं, 2-3 और रह गए। बताइए अगला क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे? मत पढ़िए। क्यों सर? अभी थोड़ी देर पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। राम एक इंडिविजुअल है, वो रिटर्न, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, आप सोचने का आपको मौका मिलेगा। राम एक इंडिविजुअल है, वो रिटर्न फाइल करता है, ठीक है। बाद में वो डिस्कवर करता है कि वो 80C क्लेम करना भूल गया, और वो एक चिट्ठी के जरिए एओ को ये बताता है कि 80C रह गया, आप दे दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि चिट्ठी के जरिए नहीं कर पाएंगे आप, आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और देखिए एक जमाना था, कई साल पहले की बात बता रहा हूं, कई साल, 5-6 साल पुरानी बात बता रहा हूं, कि अगर रिटर्न बिलेटेड है तो आप उसे रिवाइज नहीं कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में तो ऐसा नहीं है, चाहे आप विद इन ड्यू डेट फाइल करें या ड्यू डेट के बाद फाइल करें, यू कैन रिवाइज योर रिटर्न। 31 दिसंबर ऑफ एवाई के 31 दिसंबर तक आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, चाहे 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, जितनी मर्जी बार। तो रिवाइज रिटर्न फाइल करके आप 80C क्लेम कर लो। अगर आपने रिटर्न में 80C क्लेम नहीं किया तो आप फिर डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। तो एओ कोई असेसमेंट में अपने मन से ये नहीं दे देगा, आपको क्लेम करना पड़ेगा रिटर्न में, और रिटर्न चाहे रिवाइज्ड ही क्यों ना हो, रिटर्न फाइल करें और ये क्लेम करें। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट भी कनेक्ट किया हुआ है, आप याद रख सकते हो। अदरवाइज आप 80AC का रेफरेंस दे सकते हो कि रिटर्न फाइल करके ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो 80AC का भी रेफरेंस दिया जा सकता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समय नहीं दे रहा हूं मैं,
सोच रहा हूँ जल्दी खत्म हो जाए, आप भी काफी लंबी वीडियो देखते देखते थक जाते होंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उस स्टेटमेंट को आप सही है गलत है बताइए। क्या है स्टेटमेंट साहब? AO is bound to allow set off of carry forward losses। जो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड हैं उसको सेट ऑफ करने की जिम्मेवारी है, ड्यूटी है, ड्यूटी है एओ की। इवन इफ एसएससी हैड नॉट क्लेम्ड द सेम इन रिटर्न फाइट। मतलब कोई लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल पुराना लॉस है, 2 साल पुराना लॉस है और वो लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड आ रहा है। ऑब्वियसली 2 साल पुराना लॉस है तो लॉस में हमने रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल किया होगा, अगर वो बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन या ओएमआरएच का लॉस है। चलिए, अब वो लॉस तो हम रिटर्न में दिखा चुके हैं ऑलरेडी। इस साल के रिटर्न में उसको मैं सेट ऑफ करना भूल गया, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को सेट ऑफ करना भूल गया, तो एओ के लिए ये जिम्मेवारी है, मतलब एओ ड्यूटी बाउंड है कि वो ये काम करे। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है यहां पर। आपको याद रहे महालक्ष्मी शुगर मिल, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लिख के भी चलेगा। देखिए कोशिश तो करना है, याद रहना चाहिए, है ना। जजमेंट है कि एओ जब एसएससी की टोटल इनकम निकालता है असेसमेंट में तो उसको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और एओ के पास ये इंफॉर्मेशन है कि पिछले रिटर्न में वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो उसको सेट ऑफ करना उसके लिए ऑब्लिगेशन है, उसकी ड्यूटी है, उसको डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन में। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। एक्स जो इंडिविजुअल हैं, इन्होंने अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाए हैं अंडर सेक्शन 44AB। इनकी टोटल इनकम है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए 5,20,000। ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये अपना रिटर्न टीआरपी के थ्रू फाइल करें, तो टीआरपी का रिवीजन भी आ गया। अरे रिवीजन से याद आया, मैंने आपसे कहा था कि आईटीआर के ड्यू डेट में एक अमेंडमेंट है, वो जरूर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कहीं मौका लगा नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले ड्यू डेट का अमेंडमेंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर टीआरपी, और फिर ये क्वेश्चन खत्म। देखिए ड्यू डेट जैसा कि आप जानते हो, ये रहा अमेंडमेंट है, अच्छा है, आ सकता है। तो ड्यू डेट जैसा कि आप जानते हो, अगर कोई एसएससी, अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 92E जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए सीए की रिपोर्ट मांगता है, अगर कोई एसएससी सीए की रिपोर्ट जो सेक्शन 92E के लिए रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए ड्यू डेट हम लेते हैं 30 नवंबर। कोई कंपनी है 31 अक्टूबर। ऐसा व्यक्ति जिसका ऑडिट रिक्वायर्ड है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, तो 31 अक्टूबर है। अगर कोई फर्म और एलएलपी, अगर कोई फर्म एलएलपी का ऑडिट रिक्वायर्ड है तो उसका ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, और उसके वर्किंग पार्टनर का भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है। ठीक है, अब आते हैं हम, अच्छा अदर पर्सन का ड्यू डेट 31 जुलाई है। अब आते हैं अमेंडमेंट में, ये है अमेंडमेंट। अगर वर्किंग पार्टनर, ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसके स्पाउस की बात करें, वर्किंग पार्टनर के स्पाउस की, कौन से वर्किंग पार्टनर? चौथे नंबर के वर्किंग पार्टनर। अगर उसके ऊपर सेक्शन 5A अप्लाई होता है तो स्पाउस का भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाएगा। क्या मतलब है सर? सेक्शन 5A क्या कहता है? सेक्शन 5A कहता है गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव, यहां पर पुर्तगीज सिविल कोड अप्लाई होता है, और उसके अंतर्गत कानून यह है कि सैलरी इनकम को छोड़कर बाकी सभी इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, इन्वेस्टमेंट इनकम, अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी, सभी इनकम पति और पत्नी में बराबर बराबर बांटकर असेसमेंट किया जाएगा। क्लबिंग नहीं, यहां तो हम क्लबिंग के लिए परेशान होते हैं कि अगर मैंने
स्पाउस को इनकम डाइवर्ट कर दिया तो वो इनकम मेरे में क्लब कर देते हैं, नियम ये है। लेकिन वहां पर अगर आप पुर्तगीज सिविल कोड में अप्लाई होते हो, मतलब लागू होता है, जो कि किस किस राज्य में है, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन राज्यों में अगर आपके ऊपर सेक्शन 5 अप्लाई होता है तो आपकी सैलरी इनकम या आपके स्पाउस की सैलरी इनकम को छोड़कर बाकी सभी इनकम का बराबर बराबर सेग्रीगेशन होता है पति और पत्नी में, और उनकी इनकम में टोटल होता है। तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर एक व्यक्ति राम इसके अंदर आ रहा है, सेक्शन 5A में आ रहा है, तो वर्किंग पार्टनर है वो, फर्म का ऑडिट रिक्वायर्ड है, तो राम का ड्यू डेट 31 अक्टूबर होगा। लेकिन भाई राम की जो इनकम आएगी फर्म से, सैलरी इनकम, वो सैलरी इनकम तो होती नहीं, वो इनकम कौन सी होती है, पीजीबीपी की। भाई फर्म से जो सैलरी मिलता है उसे हम कहां लेकर देते हैं, पीजीबीपी में। और उस चक्कर में पीजीबीपी की इनकम अगर बन गई तो राम की जो पत्नी होगी, स्पाउस, उस पे भी आधा बटेगा, तो उसके भी ड्यू डेट को 31 अक्टूबर लॉजिकली किया गया, जो कि बहुत पहले से ही होना चाहिए था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, और ध्यान देकर फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पर चेंज किया। तो ये था हमारा अमेंडमेंट, जो मैंने कहा था डिस्कस कर दूंगा, तो मैंने कर दिया। अब आते हैं टीआरपी। टीआरपी में सीधी सी बात है भाई, रिवीजन भी करवा दो सर, तो ठीक है रिवीजन कर लीजिए। टीआरपी कौन नहीं हो सकता है, ये आपको याद रखना चाहिए एग्जाम के व्यू से, कि टीआरपी कौन नहीं हो सकता है। लीगल प्रैक्टिशनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शेड्यूल्ड बैंक के एम्प्लॉय, उसके कस्टमर के लिए टीआरपी नहीं हो सकते हैं। और जो एलिजिबल एसएससी जो टीआरपी के थ्रू रिटर्न भरेगा, उसका कोई एम्प्लॉय, उसका टीआरपी नहीं हो सकता। तो टीआरपी कौन नहीं हो सकता ये याद रखना जरूरी है। और एलिजिबल एसएससी कौन है, कौन है एलिजिबल एसएससी जो टीआरपी के जरिए रिटर्न फाइल कर ले, ये जानना जरूरी है। तो एलिजिबल एसएससी का मतलब है नॉन एलिजिबल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारा ध्यान क्या होना चाहिए, टीआरपी कौन नहीं हो सकता और कौन सा व्यक्ति टीआरपी के जरिए रिटर्न नहीं भर सकता। टीआरपी कौन नहीं हो सकता ये हमने देख लिया, कौन सा व्यक्ति टीआरपी के जरिए रिटर्न नहीं भर सकता, कंपनी टीआरपी के जरिए रिटर्न नहीं भर सकता, नॉन रेजिडेंट टीआरपी के जरिए रिटर्न नहीं भर सकता, और ऐसा व्यक्ति जिसका टैक्स ऑडिट या कोई भी ऑडिट अंडर एनी इंडियन लॉ रिक्वायर्ड है, वो टीआरपी के जरिए रिटर्न नहीं भर सकता। क्वेश्चन का आंसर तो यही खत्म हो जाता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन रह गया, वो भी बता दूं। ये एग्जाम में पॉसिबल है, ऐसा कभी आ जाता है एमसीक्यू के रूप में, कि ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी के थ्रू भरा गया, रिवाइज रिटर्न टीआरपी भी भर सकता है, आप खुद भी भर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल रिटर्न अगर आपने खुद भरा है तो रिवाइज रिटर्न आप टीआरपी के थ्रू नहीं भर सकते। तो ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन भी बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन था इसलिए मैंने कर दिया। और क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन हमने किया है पूरा, आईटीआर और एपी तो रिवाइज नहीं किया, बट मैक्सिमम चीजों को जहां पर क्वेश्चन बेस्ड था उसको हमने रिवाइज किया है। ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि इनका ऑडिट रिक्वायर्ड है, इन्होंने ऑडिट करवा लिया, तो अपना ऑडिट करवाने के बाद ये टीआरपी के जरिए रिटर्न नहीं भर सकते। आंसर में हमें यही लिखना पड़ेगा, नहीं भर सकते। उम्मीद करता हूं आपके लिए दोनों वीडियो, लास्ट वाला और ये यूजफुल रहा होगा, एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको मदद मिली होगी। आप अच्छा पढ़ो, बढ़िया रिवाइज करो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।